हेलो, वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर सीरीज, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम 2025। ये जो स्कीम है उसकी शुरुआत की है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, जिनका मेन एम ये है कि ईपीएफ जो है प्रोविडेंट फंड, उसका कवरेज इंक्रीज करना है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी एम्प्लॉयर्स जिसने भी अपने एम्प्लॉइज का पीएफ में एनरोलमेंट नहीं कराया है, वो वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा खुद से जो है इसमें अब एनरोल करवा सकते हैं। आइए जानते हैं डिटेल में इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट चीज ये इंक्लूड की गई है कि जो भी एम्प्लॉइज 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक अगर किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं एंड अगर वो पीएफ में एनरोल्ड नहीं है, तब एम्प्लॉयर्स को उनको एनरोल करना है। इसके लिए जो मेन मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन क्या क्या एम है वो आइए जानते हैं। फर्स्ट, सोशल सिक्योरिटी को इंक्रीज करना। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसके जो भी यहाँ पर सिटीजन्स हैं उनका जो है सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो बढ़ाना है। यदि सपोज फ्यूचर में उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, मतलब वो अनएम्प्लॉयड है या वो सिक हैं या वो ओल्ड है, तब उनके पास जो है एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो। इसी के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जो है वो पीएफ में एनरोल हो सके। पीएफ में एनरोल होने की वजह से उनका सोशल सिक्योरिटी बढ़ जाएगा। दैट मीन्स फ्यूचर में यदि उनको कोई भी दिक्कत आती है तब उस टाइम पे उनके पास पैसे रहेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए। सेकेंड चीज, इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि फॉर्मलाइजेशन जो है वो बढ़ जाए। तो ऐसे दो सेक्टर होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर एंड द सेकेंड वन इज फॉर्मल सेक्टर। जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसको गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, वेयर एज जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं उसको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ते। इनफॉर्मल सेक्टर में यदि मैं आपको बताऊं तो जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो आएंगे, छोटे छोटे बिजनेस हैं वो सब उसमें इंक्लूड होते हैं। तो उनको क्या है, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, मतलब उनको पीएफ वगैरह में एनरोल करना ही नहीं होता है। इसकी वजह से जो भी एम्प्लॉयज होती हैं उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यदि पीएफ में इंक्लूड हो गए तो इसकी वजह से फॉर्मलाइजेशन जो है बहुत आगे बढ़ेगा एंड फॉर्मल सेक्टर्स के जो भी एम्प्लॉयज हैं वो धीरे धीरे जो है इंक्रीज होंगे। इसका जो ऑपरेशनल पीरियड है वो है 6 months फ्रॉम 1 November 2025 टू 30 April 2026। मतलब जो भी एम्प्लॉइज 2017 से लेकर अभी तक यदि पीएफ में एनरोल नहीं है तब एम्प्लॉयर्स को दिया गया है 6 महीना, विद इन दैट 6 months उनको जो है अपने एम्प्लॉयज को एनरोल करना होगा। नेक्स्ट, इसमें जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका जो भी कंट्रीब्यूशन क्या होता है पीएफ में, एम्प्लॉय जो होता है वो खुद से भी कंट्रीब्यूट करता है, प्लस जो है इसमें एम्प्लॉयर वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं उनको कोई भी पीएफ का जो है कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा, उनको वेवर मिला है, दैट मीन्स उनको छूट मिली है। लेकिन जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, प्लस उनके ऊपर सिर्फ एक नॉमिनल 100 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 100 रुपीज की पेनल्टी उसमें लगेगी। सपोज कोई इसमें एनरोल नहीं करता है तब जो है गवर्नमेंट सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, दैट मीन्स खुद से एक्शन ले सकती है। लेकिन यदि आपने एनरोलमेंट कर दिया तो कोई भी टाइप का जो है सुओ मोटो एक्शन वो नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट,
हमने जैसे बात की क्या क्या सिग्निफिकेंस कि ईपीएफ का कवरेज बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी में इंक्लूड हो जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी में यदि इंक्लूड होंगे फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, उसकी वजह से कंट्री का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एंड लास्टली हमने जैसा डिस्कस किया कि लेबर का फॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएगा, फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा दैट मींस लेबर को जो है सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी एंड उनका जो है ग्रोथ होगा। तो ये सब जो है इसके एडवांटेजेस हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एशियन यूथ गेम्स 2025। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी हमारे यंग एथलीट्स ने एशियन यूथ गेम्स में जो भी अपना जो काम किया है, जो भी उन्होंने मेडल अचीव किया है, इसी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनकी प्रशंसा की है और उनको सराहना भी दिया है। ओवरऑल हमने इसमें 48 मेडल्स जो हैं वो हमने जीते हैं, तो ये आज तक का जो है हाईएस्ट टैली हमारा है। नेक्स्ट अगर बात करूं एशियन यूथ गेम्स कहाँ होते हैं, तो एशिया के जो कॉन्टिनेंट है वहां पर होते हैं। इसमें अलग अलग स्पोर्ट्स के इवेंट्स आते हैं, जैसे कबड्डी आता है, रेस आता है, स्विमिंग आता है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। एंड यूथ नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो एज ग्रुप है वो है 14 से लेके 17 ईयर्स तक। तो जो भी 14 से लेके 17 ईयर्स के एज ग्रुप में जो लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो ये फर्स्ट हुआ था ये एशियन यूथ गेम, ये हुआ था सिंगापुर में इन द ईयर 2009। इसके बाद जो है सेकेंड एडिशन जो है वो चाइना में हुआ था इन नैनजिंग। उसके बाद 2017 और 2021 वाला जो है समहाउ कैंसिल हो गया था बिकॉज एक बार जो है लॉजिस्टिकल इश्यू आ गए थे एंड नेक्स्ट टाइम जैसा हम सबको पता है कोविड आ गया था, इसकी वजह से जो है ये नहीं हो पाया। एंड आफ्टर 12 ईयर गैप इस साल हुआ था बहरेन में 2025 में। नेक्स्ट जो होगा वो होने वाला है, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो ये था बहरेन में हुआ था फ्रॉम 22 to 31 अक्टूबर, जिसमें एशिया के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने हाईएस्ट मेडल आज तक का लिया है 48 मेडल्स, लेकिन जो है ओवरऑल इस पूरे टैली में नंबर 1 जो था वो था चाइना। इस 48 मेडल्स में हमको 13 गोल्ड मिले हैं, 18 सिल्वर मिले हैं एंड 17 जो है हमको ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो ओवरऑल इससे हमको ये दिखता है कि टैली जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग स्कीम्स प्रोवाइड की हैं एंड उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है खेलो इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इसी वजह से जो है धीरे धीरे हमारे जो खिलाड़ी, हमारे जो युवा हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसा मैंने बोला जो नेक्स्ट हमारा जो एशियन यूथ गेम है वो होने वाला है उज्बेकिस्तान में। वैसे एक्चुअली प्लानिंग ये था कि 2025 में उज्बेकिस्तान में ये ताशकेंत वाला जो रीजन है वहां पर होगा, बट क्योंकि हमारा जो पहले वाले जो भी गेम्स होने वाले थे कोविड और लॉजिस्टिकल रीजन की वजह से नहीं हो पाए, इसी वजह से अब जो है ये भी वाला गेम जो है वो पीछे खिसक गया है एंड इंस्टेड ऑफ 2025 अब ये होगा 2029 में। इसमें ओवरऑल हमको क्या एडवांटेज देखने के लिए मिल रहा है, एक कि हमारे यूथ जो है वो स्पोर्ट्स में काफी आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमको ये दिख रहा है कि ओलंपिक्स जैसे हम जो है वहां पर भी काफी मेडल जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे जो यूथ हैं वो इसके लिए अब प्रिपेयर हो गए हैं। प्लस इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा हमारे जो यूथ है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड हेल्दी इंडिया जो है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज LVM M3 M5 लॉन्च व्हीकल। हाल ही में इसी लॉन्च व्हीकल के द्वारा हमने जो है CMS दैट इज एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नंबर है 03 एंड उसको एक और नाम है GSAT-7R, उसको जो है लॉन्च किया है सक्सेसफुली। किसकी मदद से, ये वाला रॉकेट LVM3 और M5 रॉकेट। ये यहाँ पर लिखा है GSAT-7R। 7 का मतलब होता है, ये 7R का मतलब होता है कि जो पहले जो सैटेलाइट थी उसको ये रिप्लेस कर रहा है, इसी वजह से ये पीछे जो अल्फाबेट आया है वो R है। और CMS जैसा मैंने बताया कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये जो है ये सैटेलाइट हमें कम्युनिकेशन में मदद करेगी।
ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है CMS-03, उसका दूसरा नाम है GSAT-7R। ये एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। मल्टी बैंड मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जो है हम अपना जो डेटा है वो भेज सकते हैं एंड हम इजीली जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है विच विल हेल्प नॉट ओनली ऑन लैंड बट सी कम्युनिकेशन में भी ये हमारी मदद करेगा। किसको लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। एंड इसके तीनों के तीनों स्टेजेस, सारे के सारे सब सिस्टम जो है वो इंडिजिनस है, मतलब स्वदेशी है, हमने स्वयं इसको बनाया। तो इससे हमारा क्या होगा, एक रिलायबल हाई कैपेसिटी हम कम्युनिकेशन लिंक जो है वो इस्टेब्लिश कर पाएंगे। इसकी वजह से डिफेंस, और स्पेशली अगर बात करूं जैसे मैंने बोला सी में जो है हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे, तो नेवी जो है, इंडियन नेवी, उसको जो है बहुत ही ज्यादा इससे बेनिफिट होगा। प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे ऐसी सैटेलाइट जो है बहुत ही ज्यादा काम आती है, बिकॉज इजिली हम जो है लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बात है कि ये अभी तक का इंडिया का सबसे हेवीएस्ट लॉन्च है, जिसका वेट है 4410 हेवीएस्ट। तो पहले भी 5800 केजी का जो है हमने लॉन्च किया है, तो वो तो 4410 से ज्यादा है। बट वो जो था वो सैटेलाइट हमने एक यूरोप का जो एरियन रॉकेट था उसके थ्रू लॉन्च किया था, तो वो इंडिजिनस नहीं था। बट यहाँ पर जो हमने LVM M3 M5 वाला जो रॉकेट यूज किया है वो इंडिजिनस है, मतलब पूरा का पूरा उसमें जो काम है वो हमने किया है, और आज तक की ये हमारी सबसे हेवीएस्ट जो है वो लॉन्च है। तो इसके द्वारा हमने वर्ल्ड लेवल पे दिखाया है कि इंडिया जो है वो स्पेस के सेक्टर में कितना आगे है। क्योंकि इसका वेट बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए इसको जो है एक निक नेम दिया गया है बाहुबली, क्योंकि इसका वेट बहुत ही ज्यादा है। जैसे मैंने बताया ये अलग अलग जो बैंड्स हैं उसको इंक्लूड करेगा, जिसकी वजह से जो है हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट कर सकेंगे। ओशियन रीजन में हेल्प करेगा, इसी वजह से ये हमारी इंडियन नेवी जो है उसको सपोर्ट करता है। एंड ये जो है एक 15 ईयर का मिशन रहेगा, मतलब 15 ईयर्स तक ये सैटेलाइट जो है हमें कम्युनिकेशन में मदद करेगी। ठीक है, और जैसे मैंने बताया इसका नाम क्या था, GSAT-7R। दैट मींस ये रिप्लेस कर रही है किसको, एक पुरानी हमारी GSAT सीरीज वाली सैटेलाइट थी उसको ये रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट जो है मैंने बताया इसका एक निकनेम दिया गया है बाहुबली। एंड ये कौन से ऑर्बिट में भेजा गया है, तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये भेजा है। एंड यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि हम जो है एक आत्मनिर्भर भारत है, क्योंकि हमने जो है पूरा इंडिजिनस वे में इसका डेवलपमेंट किया है। अगर मैं बात करूं डिटेल में तो ये 3 स्टेजेस में था, जिसमें फर्स्ट स्टेज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड और तीसरा जो है क्रायोजेनिक। ये जो क्रायोजेनिक है वो भी इंडिजिनस है, और इसको किसने डेवलप किया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। एंड इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में 4000 से लेकर 8000 केजी तक जो है वहां पर पहुंचा सकता है हमारी सैटेलाइट्स को। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। आइए जानते हैं क्या। हाल ही में यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जो है लखनऊ जो यूपी का है एक कैपिटल, उनका एक फेमस सिटी है, उसको जो है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज में इंक्लूड किया गया है। एंड इस क्रिएटिव जो लिस्ट है उसमें अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती हैं। उसमें जो सबसे एक कैटेगरी है एक इंपॉर्टेंट, वो है गैस्ट्रोनॉमी। दैट मीन्स द आर्ट ऑफ कुकिंग, ईटिंग, ये सब जो है गैस्ट्रोनॉमी में इंक्लूड होता है। एंड लखनऊ उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है रिच अवधी क्विजीन, culinary हेरिटेज एंड कल्चरल डिप्लोमेसी थ्रू फूड, इसलिए लखनऊ जो है उसको इंक्लूड किया गया है। लखनऊ वैसे चिकनकारी के लिए भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, बट उनके कबाब, उनके खाने, उनके जो तहजीब है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये क्या है, यूनेस्को जो है अलग अलग सिटीज को इस नेटवर्क में इंक्लूड करता है उनकी क्रिएटिविटी को शोकॉज करने के लिए। एंड इसकी वजह से जो है वहां पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हमको देखने के लिए मिलता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 2004, सो दैट जो है सिटीज वो धीरे धीरे आगे बढ़े एंड उनका जो है इंक्लूसिव ओवरऑल डेवलपमेंट वहां पर हो सके।
इसमें वो लोग मेन एम एक और है कि वो चाहते हैं एसडीजी जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी सपोर्ट कर सके। एंड एग्जैक्टली अगर एसडीजी की बात करूं तो इसमें एसडीजी गोल 11 आएगा जिसको बोला जाता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। आइए आगे जानते हैं कि इसके की फीचर्स क्या क्या हैं। द फर्स्ट, इसमें ऑलमोस्ट 350 प्लस सिटीज आती हैं, प्लस जैसा मैंने बोला अलग अलग कैटेगरीज है जैसे गैस्ट्रोनॉमी खाने के रिलेटेड, लिटरेचर, म्यूजिक, फिल्म, डिजाइन, क्राफ्ट्स, फोक आर्ट्स एंड मीडिया आर्ट्स। इसी में जो गैस्ट्रोनॉमी है उसमें लखनऊ को इंक्लूड किया गया है। इसके द्वारा क्या होगा, लोगों को पता चलेगा लखनऊ जैसी सिटी जो है वो कलिनरी के लिए या तो क्विजीन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। जितना ज्यादा ये चर्चा में आएगा उतना ज्यादा गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है टूरिज्म के लिए वहां पर आएंगे एंड ओवरऑल जो है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, टूरिज्म बनेगा एंड ओवरऑल जो है अर्बन प्लानिंग भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ती रहेगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। ये हमारे लिए जो है बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि हमारी जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है उन्होंने जो है वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये जो पूरा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुआ था वो हुआ था इंडिया में एंड जो इसका फाइनल था वो हुआ था डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में, जिसमें फाइनल में इंडियन वुमेन जो क्रिकेट टीम है उन्होंने हराया था साउथ अफ्रीका को बाय 52 रन्स। वैसे तो हमको ये आइडिया आ ही गया था कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीतेगी एंड वो आइडिया हमको आया था ड्यूरिंग द सेमीफाइनल्स जब इंडिया ने डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलियन टीम जो है उनको हराया। तभी हमको लग गया था कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम जो है उनके हाथ में अब ये वर्ल्ड कप आ गया है। ये जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है इसके लिए मेन जो बॉडी है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो हर साल जो है ये वनडे वाला क्रिकेट जो है उसके लिए वर्ल्ड कप का आयोजन करती है एंड इसमें इंक्लूड होते हैं 50 ओवर्स, T20 में 20, इसमें जो है 50 ओवर्स एंड नेक्स्ट होता है तीसरा जो फॉर्मेट है वो है टेस्ट मैच। इसका जो फर्स्ट ओरिजिन था वो हुआ था इंग्लैंड में एंड आपको ये बात जान के बहुत ही हैरानी होगी कि वुमेन क्रिकेट के लिए जो वर्ल्ड कप जो हमने स्टार्ट किया था वो मेंस का जो वर्ल्ड कप है उससे 2 साल पहले स्टार्ट हो गया था, दैट इज इन 1973। जनरली लोगों को ये बात जो है वो पता नहीं होती, लेकिन उस टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दैट इज आईसीसी के अंडर ये नहीं आता था, बट एक ऑल टुगेदर एक नया काउंसिल था जिसका नाम है इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट काउंसिल, इसके अंदर जो है ये इंक्लूड होता है। नेक्स्ट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टीम्स थी, एक ऑस्ट्रेलिया जैसे आपको पता है वो थे डिफेंडिंग चैंपियंस और 7 टाइम जो है वो वर्ल्ड कप जीत चुके थे। नेक्स्ट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड इन सब को हरा के इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत चुका है। इंडिया ने कब कब ये मेजबानी की है, कब कब होस्टिंग की है, तो 4 बार की है। फर्स्ट 1978, नेक्स्ट 1997, थर्ड 2013 एंड आखिरी अभी जो रिसेंटली हुआ 2025। द लास्ट टॉपिक इज द रौमारी दोंदुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। आइए जानते हैं ये क्या है। यहाँ पर वर्ड लिखा है रौमारी दोंदुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स यहाँ पर 2 वेटलैंड जो है उसका ग्रुप यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है, एक है रौमारी दूसरा है दोंदुआ। एक्चुअली यहाँ पर जो हमारे जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स, वो सब ये चाहते हैं कि जो रामसर कन्वेंशन है जो वेटलैंड के लिए है, ईरान में स्टार्ट हुआ था, उसके द्वारा जो है इसको मान्यता प्राप्त की जाए, मतलब रौमारी दोंदुआ कॉम्प्लेक्स जो है उसको एक रामसर साइट कंसिडर किया जाए, ऐसा हम लोगों का डिमांड है। उसका रीजन ये है कि हाल ही में देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी वेटलैंड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बर्ड की डाइवर्सिटी थी वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिली। बाकी और भी सारी रामसर वहां पर साइट है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमको बर्ड की डाइवर्सिटी क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए मिली, इसीलिए हमारी ये एक चाहत है, हम ये चाहते हैं कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स है वो भी रामसर साइट में इंक्लूड हो जाए। रामसर साइट में हम इसलिए इंक्लूड करना चाहते हैं सो दैट वहां पर जो है इसको एक वर्ल्ड का रिकॉग्निशन मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है टूरिज्म के लिए वहां पर आए,
हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, प्लस अगर उसको एक रामसर साइट कंसिडर किया जाएगा, मान्यता उसको मिलेगी, तो गवर्नमेंट जो है उस क्षेत्र में और ज्यादा काम करेगी और ज्यादा जो है एफर्ट डालेगी, जिसके वजह से जो है हम पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो इजिली मेंटेन कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है ये रावमारी दोंदुआ वेटलैंड जो है वो मैं आपको बता दूं 2 नेशनल पार्क से जुड़ा है एंड 2 जो है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये जो है एक इकोलॉजिकल एंड माइग्रेटरी कॉरिडोर की तरह काम करता है। कॉरिडोर मतलब ये 2 अलग अलग नेशनल पार्क्स जो हैं उसको जोड़ता है। एक है काजीरंगा एंड दूसरा है ओरांग। तो इन दोनों के बीच में जो बर्ड्स यहां से वहां जाती हैं उनका माइग्रेशन होता है, तो उसके बीच में जो है ये वेटलैंड आता है। नेक्स्ट जो है मैंने बताया 2 यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी इंक्लूड होती है, एक है लवखोवा और दूसरा है बुरहानचा पोरी। ये दोनों वाइल्ड लाइफ जो है वो भी वहां पर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज वो भी इंक्लूड है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 4 चीजें हैं, 2 नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। एंड अगर हम कंसिडर करें तो एग्जैक्टली ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसी के अंदर ये पूरा वेटलैंड जो है उसका कॉम्प्लेक्स आता है। एंड ओवरऑल इसका जो पूरा एरिया है वो 2.5 से लेकर 3 स्क्वायर किलोमीटर तक है। नेक्स्ट यहाँ पर मोर देन 120 स्पीशीज अलग अलग हमको जो बर्ड्स हैं उनकी प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं। और जैसे मैंने बताया ये वहां पर जो और भी वहां पर लेक है, अलग अलग वेटलैंड है जैसे दीपपोर बील एंड लोकटक लेक, उससे ज्यादा हमको यहाँ पर जो है मोर देन 47,000 बर्ड्स जो है हमको देखने के लिए मिला था। अब यहाँ पर आप देखोगे 2 वर्ड लिखा है, एक है यहाँ पर रावमारी बील और दूसरा है दोंदुआ बील। बील जो होता है लोकल लैंग्वेज में वेटलैंड को कहा जाता है, जो एसमीस या बंगाली लैंग्वेज है वहां पर वेटलैंड को बील बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड लिखा है बील। तो रावमारी में हमको 20,000 के अराउंड जो है बर्ड्स देखने के लिए मिलती है एंड दोंदुआ में हमको 26,000। तो ओवरऑल ये मिला के हो जाता है मोर देन 47,000। प्लस जैसा मैंने बताया हमको चाहिए कि रामसर कन्वेंशन के थ्रू इसको मान्यता मिल जाए एंड रामसर कन्वेंशन में जो जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, जो जो लिस्ट जो जो रिक्वायरमेंट्स लिखी है उसकी 9 में से 8 रिक्वायरमेंट्स जो है ये मीट करता है। एंड अगर हम बात करें ओवरऑल इसका क्या क्या रोल है, एक ये हैबिटेट का तरह काम करता है, मतलब लोगों के लिए जो बर्ड्स वगैरह हैं जो स्पीशीज है उनके लिए घर है, उनके लिए जो है ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। नेक्स्ट यहाँ पर अलग अलग टाइप का फ्लोरा, मतलब अलग अलग टाइप के हमको यहाँ पर वेजिटेशंस देखने के लिए मिलते हैं जैसे हाइड्रोफाइट्स, सेजेस। सेजेस एक टाइप की ग्रास है जो ये सब किस में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट के रिसाइकलिंग में, ग्राउंड वाटर जो है उसके रिसाइकलिंग में, इन सब के लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फौना, फौना में अगर बात करूं तो एनिमल्स बर्ड्स जो हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो एवियन डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के हमको यहाँ पर बर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं जैसे नॉब बिल्ड बर्ड्स, ब्लैक नेक स्ट्रोक, ये सब अलग अलग टाइप की बर्ड्स मिलते हैं। और अगर प्लस हमको जो है यहाँ पर अलग अलग टाइप के एनिमल्स जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स जो हैं ये भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर जो है माइग्रेटरी बर्ड आती है कहाँ से, सेंट्रल एशिया से, साइबेरिया से अलग अलग होते हुए हमारे यहाँ पर विंटर के सीजन में विजिट करती है। इसी के लिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखें। एंड ओवरऑल अगर सिग्निफिकेंस देखें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होगा, क्यों, एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, वेजिटेशन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, फ्लोरा को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, फौना को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए जो है ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, जैसे बताया अलग अलग नेशनल पार्क जो है उसको कनेक्ट करेगा, अलग अलग जो भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है उसको ये कनेक्ट करेगा। एंड फाइनली क्लाइमेट रेजिलियंस, क्योंकि ये जो है एक फ्लड का बफर, मान लो कभी जो है आपने सुना होगा जब साइक्लोन आता है, जब बाढ़ आती है, तो उन सब टाइम पे जो है ये पूरा जो हमारा ये वेटलैंड है वो बहुत ही ज्यादा मदद करता है उस फ्लड को रोकने के लिए। इसीलिए लिखा है नेचुरल डिजास्टर्स में ये मदद आता है। कार्बन सिंक, जो भी हमारा ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह का एमिशन होता है उसको जो है ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड फाइनली हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि ये जो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह जो है वाटर में करता है, वाटर जो है पूरा ग्राउंड वाटर जो है उसको ये प्योरीफाई करता है, ग्राउंड वाटर जो है उसको इंक्रीज करता है। तो ये सब चीजों में जो है ओवरऑल वेटलैंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हमारी ये मतलब हम ये इतनी मुश्किल से जो है ये पूरा हम एफर्ट कर रहे हैं
सो दैट हमारा ये जो वेटलैंड है वो इंक्लूड हो जाए रामसर कन्वेंशन में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.